नमस्कार। टीटी न्यूज़ के सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी दीपाली भूषण। शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। 2 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। असम में 3 बजे तक 75.91%, केरलम में 62.71%, तो पुदुचेरी में 72.40% वोटर टर्नआउट। बंगाल के आसनसोल में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल जनसभा। टीएमसी सरकार को बताया बंगालियों की दुश्मन। कहा वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को शरण दे रही है राज्य सरकार। कल देश में 51 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की हुई सप्लाई। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने दी जानकारी। करीब 6700 टन कमर्शियल एलपीजी हुई सेल। 5 किलो सिलेंडर की सप्लाई भी बढ़ाई गई। ऊर्जा के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर। 15,000 टन से अधिक एलपीजी लेकर नवी मुंबई पहुंचा जहाज ग्रीन आशा। केंद्र सरकार ने कहा देश में एलपीजी सप्लाई सामान्य और नियंत्रण में। दुनिया के लिए चिंता की खबर। लेबनान पर इजरायली हमलों के बाद ईरान ने फिर बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ट्रंप ने ईरान को दी गोलीबारी शुरू करने की धमकी। खबरें देखते हैं सबसे पहले चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई। असम, केरलम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान इस वक्त जारी है। कुल 296 विधानसभा सीटों के लिए इन राज्यों में वोट डाले जा रहे हैं। इनमें असम की 126 विधानसभा सीट, केरल की 140 विधानसभा सीट और पुदुचेरी की 30 विधानसभा सीटें शामिल हैं। दोपहर 3 बजे तक असम में 75.91%, केरलम में 62.71% और पुदुचेरी में 72.40% मतदान दर्ज किया गया है। असम में 126 सीटों पर 41 राजनीतिक दलों के 722 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। केरलम में 2.71 करोड़ मतदाता 890 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। वहीं पुदुचेरी में 30 सीटों पर 20 पार्टियों के 294 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खास बात यह है कि करीब 10 लाख से अधिक मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। असम में मतदाताओं के बीच मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदान केंद्रों पर जहां एक ओर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं, तो वहीं बुजुर्ग और बीमारी से जूझ रहे मतदाता भी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री और जालुकबारी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को गुवाहाटी स्थित जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र के एक मतदान केंद्र में मतदान किया। इस मौके पर उनके परिवार के सदस्यों ने भी वोटिंग की। इस दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि लोग बड़ी संख्या में मतदान करेंगे और राज्य के विकास के लिए वोट करेंगे। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में अपना मतदान किया। असम विधानसभा चुनाव मैदान में कुल 722 उम्मीदवार हैं, जिनमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई, नेता प्रतिपक्ष देवव्रत सैकिया, एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल, राइजोर दल के नेता अखिल गोगोई और असम जातीय परिषद एजेपी अध्यक्ष लुरिज्योति गोगोई भी शामिल है।
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने असम की जनता से असम के हित में वोट देने की अपील की है। मुझे लगता है कि असम के लोग असम के हित में एक निर्णायक भूमिका लेंगे। एक नई असम, सशक्त और लोकतांत्रिक असम, अमन और चैन का असम। पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपना वोट डालने पहुंचे। आसनसोल में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा बंगाल कोयला माफियाओं और रेत माफियाओं से परेशान है। बंगाल के कोल बेल्ट में सिंडिकेट ने कब्जा कर रखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेफ्ट हो, कांग्रेस हो या टीएमसी, सभी पार्टियों ने बंगाल को बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में सुशासन स्थापित करने का काम करेगी। बीते कई दशकों में बंगाल ने हर पार्टी पर विश्वास करके देखा। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी, लेकिन ये सब के सब एक ही चट्टे बट्टे के कट्टे हैं। लेकिन सबने एक ही काम किया, बंगाल के लोगों को धोखा दिया। बंगाल के लोगों के सपनों को मिट्टी में मिला दिया। बंगाल के लोगों के भविष्य को कुचल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की महिलाएं सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि चाहती हैं, लेकिन बंगाल की निर्मम सरकार महिलाओं को यह सब देने में न केवल असफल रही है, बल्कि इसके उलट बलात्कारियों के साथ खड़ी रही है। हमारा बंगाल शक्ति पूजा की धरती है, लेकिन निर्मम सरकार में उसी बंगाल की क्या हालत हुई है। आरजी कार जैसी विभत्स घटनाएं, संदेश खली के खौफनाक मंजर, टीएमसी ही हमेशा खुलकर बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी होती है। इसलिए आज बंगाल में महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। एसिड अटैक के मामले में बंगाल सबसे आगे पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने आसनसोल से घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही टीएमसी सरकार बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने में आमादा है। एक समय था जब लाल इश्तेहार जारी करके हिंदुओं को नरसंहार की धमकी दी जाती थी। टीएमसी भी आज वही कर रही है। एक समुदाय के नाम पर फिर से हिंदुओं को धमकाया जा रहा है। भाइयों बहनों, आसनसोल और बंगाल के लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन सुरक्षित रहे, उनकी आस्था सुरक्षित रहे, उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और उनकी बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा और अहम फैसला लिया है। अब चुनावी प्रक्रिया में सिविक पुलिस और ग्रीन पुलिस की तैनाती नहीं की जाएगी। दरअसल विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे थे कि सिविक और ग्रीन पुलिस सत्तारूढ़ दल के पक्ष में काम करती है और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने यह सख्त कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल के पानीहाटी में भाजपा उम्मीदवार रत्ना देवनाथ के साथ तृणमूल समर्थकों द्वारा दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है।
रत्ना देवनाथ के साथ आरजीकर मेडिकल कॉलेज कांड की मृत डॉक्टर की मां भी मौजूद थी। इस घटना के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल नंदीग्राम पहुंचे और 5 साल पहले हुई घटना की पीड़ित महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं ने अपनी आपबीती सुनाई, जिससे ये साफ हुआ कि उनके मन में अभी भी दहशत है। वे आज भी उस घटना से मानसिक रूप से प्रभावित हैं। যদি পেটে দুঃখ থাকতো তাহলে এই কথাটা বলতো না, এত আস্তে আস্তে ভাষাগুলো বলেছিল। মা বোধহয় আমাদের তারা বলছে মেরে দিবে বলছে, আমরা হাতে পেয়ে পড়ছি যে আমাদেরকে মেরে না, যাই না আমরা জাহানের জন্য একটু বেঁচে থাকি। সামনে স্বামীদেরকে মারধর করছে, আমরা পায়াতে সেই দিনটা এলে না, মানে এই ভোটের সময় এলেই তো আমাদের প্রচন্ড ভয়। না না কোনো ভয় করবে না। 24 ভোট দিয়ে 24 ভোট দিয়েছিল, 24 ভোট দিয়েছিলেন। কোনো ভয় করবেন না, একদম আপনার তো এসে বলে দিয়েছিলেন আবার যে কখন কি হবে না আমাদের নাশ করবেন। ওসি তো আছেন এখানে, ওসি আছেন, এসপি আছে, সব তো আছে, দেখবো না আমরা। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो संदेश जारी हुआ है, जिसमें सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। देश में महिलाओं के 33% आरक्षण से जुड़े बिल पर प्रधानमंत्री ने विस्तार से बात की है। कहा है कि हमें विकसित भारत में नारी शक्ति को उनके पूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करना है और इसके लिए ज़रूरी है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में 33% आरक्षण मिले और इसीलिए इस महीने 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। पार्थ अजित पवार आधिकारिक रूप से राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को संसद भवन में पार्थ अजित पवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। एनसीपी के पार्थ पवार महाराष्ट्र से निर्वाचित होकर राज्यसभा पहुंचे हैं। इस अवसर पर सदन के नेता जेपी नड्डा, महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, राज्यसभा सदस्य जयराम रमेश और प्रफुल्ल पटेल सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद भारत में तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। सरकार की सूझबूझ के चलते देश सफलतापूर्वक इस संकट का सामना कर रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि घरेलू गैस उपभोक्ता सरकार की प्राथमिकता है और घरेलू गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है। घरेलू यूज़ के लिए एलपीजी की सप्लाई 100% इंश्योर की गई है। हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। कल एक दिन में 51 लाख से ज़्यादा घरों को एलपीजी सिलेंडर की सेल हुई है। हमारा ऑनलाइन बुकिंग 98% पर पहुंच गया है और ओटीपी बेस्ड एलपीजी डिलीवरी भी 92% है। सुजाता शर्मा ने बताया कि कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति में भी दिन ब दिन सुधार आ रहा है। कमर्शियल एलपीजी भी 70% तक रेस्टोर की गई है। फार्मा और बाकी कुछ और सेक्टर्स के लिए भी, जैसे फूड, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट एटसेट्रा, इन सब के लिए भी बल्क नॉन डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई को रेस्टोर किया गया है। सेक्टर वाइज लगभग 200 टन। सरकार ने बताया है कि घरेलू रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। हमारी क्रूड इन्वेंटरीज एडिक्वेट है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर काम कर रही हैं। कल जो हमारा एलपीजी प्रोडक्शन था वो लगभग 48,000 टन था हमारी रिफाइनरीज से। इसके अलावा
C3 C4 मॉलिक्यूल्स का कुछ पूल फार्मास्यूटिकल, एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स की रिक्वेस्ट पर कुछ एलोकेट किया गया है और लगभग इसकी क्वांटिटी है 800 टन पर डे। सुजाता शर्मा ने बताया कि 5 किलो को सिलेंडर की कोई किल्लत नहीं है और कल एक दिन में 1 लाख से अधिक सिलेंडरों की बिक्री हुई है। 5 किलो के सिलेंडर स्टूडेंट्स के लिए और जो लेबर है उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए या उनको सहूलियत देने के लिए 5 किलो की सिलेंडर का सप्लाई इंक्रीज़ किया जा चुका है और कल तक पिछले 6 दिन में 1 हफ्ते में 2000 से ज़्यादा हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के द्वारा कैंप किए गए हैं, अवेयरनेस कैंप, और लगभग 20,000 सिलेंडर्स का सेल इन कैंप्स में हुआ है। कल 1 लाख से ज़्यादा सिलेंडर, 1,06,000 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई है। यही नंबर फरवरी का अगर एवरेज देखें तो लगभग 77,000 होता है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कालाबाजारी और गड़बड़ी को रोकने के लिए लगातार कड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। लगभग सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंट्रोल रूम सेटअप है, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी सेटअप है और वो लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं और बहुत सारे स्टेट्स के अंदर डेली ब्रीफिंग भी इशू हो रही है। कल लगभग 3,300 रेड की गई जिसमें 600 से ज़्यादा सिलेंडर सीज किए गए। अभी तक लगभग 1,16,000 रेड्स की जा चुकी हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी 1870 शो कॉज नोटिस दिए हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को और लगभग 53 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मुकेश बंगल ने कहा कि भारतीय ध्वज वाले जहाज सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में किसी भी तरह की घटना सामने नहीं आई है। इसके साथ ही एलपीजी पोत ग्रीन आशा सुरक्षित तरीके से भारत पहुंच चुका है। No incident involving Indian flagged vessels or Indian seafarers has been reported in the past 24 hours. The Indian flagged vessel LPG, that is LPG filled with LPG, Green Asha, that crossed the Strait of Hormuz on 5th of April 2026 has safely reached JNPA earlier today. The ministry's control room, that is manned by DG Shipping, has handled about 5,600 calls and 12,000 emails since its activation in the past 24 hours. वहीं विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में विदेश मंत्री और तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री खाड़ी देशों की यात्रा पर जाएंगे। We are closely following the developments in West Asia. We continue to engage with countries in the region. External Affairs Minister will pay an official visit to the United Arab Emirates from 11th to 12th April 2026. During the visit, he will meet the leadership of the UAE to review close cooperation and deepen the comprehensive strategic partnership between the two countries. Our Minister of Petroleum is also visiting the region. As you would have seen, he is paying an official visit to Qatar on 9th and 10th April 2026. सरकार ने बताया है कि जिन देशों का हवाई क्षेत्र खुला है वहां से भारत के लिए उड़ानों का संचालन जारी है। इस साल 28 फरवरी से अब तक 8,15,000 से अधिक यात्री पश्चिम एशिया से भारत की यात्रा कर चुके हैं। Flights continue to operate from the region to India from countries where airspace is open. Since February 28th, around 815,000 passengers have traveled from the region to India. Airlines continue to operate limited non-scheduled commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Around 85 flights are expected to operate from the UAE to India today. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, Qatar Airways is expected to operate around 8 to 10 flights to India today.
Kuwait airspace remains closed. Jazeera Airways of Kuwait and Kuwait Airways continue to operate non-scheduled commercial flights from Dammam Airport of Saudi Arabia to various destinations in India. Due to airspace closure, we continue to facilitate travel of Indian nationals from Kuwait through Saudi Arabia to India. विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव खाड़ी क्षेत्र असीम आर महाजन ने बताया कि ईरान से भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। Our embassy in Tehran has so far facilitated movement of 2,170 Indian nationals from Iran to Armenia and Azerbaijan for onward travel to India. This includes 971 Indian students and 657 Indian fishermen. The airspace in Israel remains closed. We continue to facilitate travel of Indian nationals from Israel through Jordan and Egypt to India. Iraqi airspace is now open. Flights operations are yet to resume. We continue to facilitate travel of Indian nationals from Iraq through Jordan and Saudi Arabia to India. भारतीय झंडे वाला एलपीजी टैंकर ग्रीन आशा 15,400 टन गैस लेकर भारत पहुंच गया है। होर्मुज स्ट्रेट पार कर यह जहाज आज नवी मुंबई के जेएनपी पोर्ट पर डॉक कर गया। इससे पहले ग्रीन सामवी नाम का एक और भारतीय टैंकर भी होर्मुज का रास्ता पार कर चुका है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में एलपीजी सप्लाई सामान्य है और नियंत्रण में है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 किलो के फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई दोगुनी करने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रवासी मजदूरों को आसानी से गैस मिल सकेगी। पेट्रोलियम सचिव पंकज मित्तल ने कहा कि अतिरिक्त सिलेंडर खास तौर पर प्रवासी मजदूरों को वितरित किए जाएंगे। इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सहयोग करेंगी। पंजाब पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया गया है। इस ऑपरेशन के तहत बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों का विदेशी हैंडलरों से संपर्क था और वे आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 हैंड ग्रेनेड, आईईडी बनाने का सामान और वॉकी टॉकी बरामद किया है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। साथ ही उसने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियां वृद्धि पर असर डाल सकती हैं। हालांकि वस्तु एवं सेवा कर दरों में कटौती से शुरुआती महीनों में उपभोक्ता मांग को सहारा मिलेगा। विश्व बैंक ने बुधवार को जारी अपनी दक्षिण एशिया आर्थिक अद्यतन रिपोर्ट में कहा कि भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 के 7.1% से बढ़कर 2025-26 में 7.6% रहने का अनुमान है। इसका मुख्य कारण मजबूत घरेलू मांग और निर्यात की मजबूती है। रिपोर्ट के अनुसार निजी उपभोग में वृद्धि विशेष रूप से मजबूत रही है, जिससे कम मुद्रास्फीति एवं माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी के युक्तिकरण से समर्थन मिला है। विश्व बैंक ने कहा कि वृद्धि दर के 2026-27 में घटकर 6.6% रहने का अनुमान है, जो पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों को दर्शाता है। इसी के साथ हमारा सांकेतिक भाषा का यह खास बुलेटिन समाप्त होता है। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को हम दोनों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।